हेलो मेरे देश के वीर जवानों, ये है वीडियो नंबर एसएचएम का फोर्थ, है ना। थर्ड लेक्चर तक हो गया था, थर्ड लेक्चर हो गया था अपना एनर्जी तक, है ना। आज मैं थोड़ा सा हालत भी ख़राब लग रही होगी, बाल बने नहीं हैं। और ये वही शर्ट है जिसमें मैंने कम से कम 24 से 25 वीडियो प्रैक्टिस की थी बना के, तब जाके एक्सपीरियंस आया था बनाने का। एक्चुअल में बहुत गंदा लग रहा था मैं तब, आज वैसी हालत लग रही है मेरी। प्रैक्टिस नहीं थी, शेविंग करके आया अभी, उसमें भी बेकार ही लग रहा हूँ। तो सत्यम भाई लेट हो गए थोड़ा सा। एसएचएम नंबर 4 इस चैप्टर को फटाफट 2 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे अपन, है ना। सत्येंद्र नरेंद्र, सत्यम से ज़्यादा अच्छा सत्येंद्र लगता है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन। फर्स्ट वीडियो में अपन ने इक्वेशन पढ़ लिए थे अपनी डिस्प्लेसमेंट वाली। सेकंड में अपन ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इसकी इक्वेशन पढ़ लिए थे। थर्ड में अपन ने सिर्फ क्वेश्चन करे थे और कुछ एनर्जी वाले फॉर्मूले थे। एनर्जी देखे थे अपन ने 3, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx², यहाँ पे k बराबर m⍵² होता है दोस्त, तो ये याद रखना है, याद रखा जाएगा। ये होता है हाफ k, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास a² - x²। टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट और वो होती है हाफ ka²। इसको अपन समय के साथ भी देख सकते हैं, तो वो वाला अपन नहीं बना रहे हैं, अपन अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात अपने को पढ़ने हैं। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो टोटल एनर्जी से, तो क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी हाफ x² है और ये हाफ ka²। a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा? x² बटे में a²। सिंपल है। के काइनेटिक एनर्जी का भी अनुपात बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी बटे में क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये पूरा तो कट जाएगा, उससे हाफ के से हाफ के, तो ये हो जाएगा a² - x² बटे में क्या आ जाएगा? a²। फिर अब किसका बनाए? तो अब इन दोनों का बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नीचे लिख रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी बटे में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर a² - x² बटे में x²। ये 3 अनुपात हैं, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके थे, तो कोई ज़्यादा टफ है नहीं, है ना। इजी है, आराम से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये लिखा है, क्या है? टाइम t बराबर t/12 मीन पोजीशन की बात कर रहा है। ये मीन पोजीशन से t/12 टाइम पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और उनका अनुपात भी बताओ बेचारे को। तो क्या होता है, इसके अपन एक ट्रिक पढ़े थे। t/12 पे 30 डिग्री पास आउट हो जाता है ना, निकल चुका होता है मीन पोजीशन से। तो t/12 30 डिग्री, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टॉप कहाँ आ रहा था? a/2 पे आ रहा था, ये अपन ने पढ़ लिए थे ना, बार बार नहीं बनाऊंगा मैं। तो t/12 पर वो 30 डिग्री चल चुका होता है। वो 30 डिग्री कहाँ पे आता है? तो वो मीन पोजीशन से 30 डिग्री पर जब जाता है तो वो a/2 पर पहुँच जाता है, a/2 पर पहुँच जाता है। तो सिंपल है, अब अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ k a² - x², 1/2। k की जगह पे कितना है? 4 × 10⁶ a² है, माइनस x की जगह पे विस्थापन कितना हुआ? a/2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा a/2 मतलब a²/4 हो जाएगा। कितना आएगा? 2 से 2 जाएगा, 2 × 10⁻6 होगा, घटेगा तो 3a² बटे में 4 होगा, फिर से घटेगा 2, तो ये घटे के कितना आएगा? फाइनली 1.5 × 10⁶ जूल। न्यूटन मीटर में लेते हैं तो जूल में आंसर आता है। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। x कितना है? a/2, तो रख दो हाफ k की जगह पे कितना रखूँगा? 4 × 10⁶। x की जगह पे a/2 मतलब a²/4, 4 से 4 गया, 2 आया मतलब 0.5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिखूँगा 0.5 × 10⁶। ये भी क्या होगा? जूल। ये निकल गई अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। तुमसे अनुपात भी पूछा है, तो अनुपात के लिए क्या करना है? रेशो निकालने के लिए। अब रेशो फिक्स बोला नहीं है किस का निकालें, पहले काइनेटिक बोला है, इसलिए अपन काइनेटिक बटे पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बटे में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये निकली है 1.5 × 10⁶, ये निकला है 0.5 × 10⁶, ये जाएगा 3। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी
बराबर कितना निकलेगा 3/3:1। सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो आ गया अगला क्वेश्चन। तो बिल्कुल यूट्यूबर वाली फीलिंग आने लगी अब तो मेरे को। हेलो गाइस, मेरा नाम है अननोन पर्सन, आ गया हूँ नई वीडियो लेके, इस टाइप से फीलिंग आने लगी। यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड दिया है 0.01 मीटर, टोटल एनर्जी भी उस एम्पलीट्यूड के साथ उसने दे दी है ना पार्टिकल की। फिर क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निकालना यदि वल्यतांक फोर्स कांस्टेंट अपने पास 4 × 10⁶ है। ये अच्छा लगता है 4 × 10⁶, इसलिए यही ले लेता हूँ। न्यूटन पर मीटर आता है, मीटर पर सेकंड नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर आएगा ना, पर मीटर पे कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी से निकाल लेते हैं अपन ये। तो इसमें क्या क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसकी बात की जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब 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 कभी, है ना, अपने को ये पता होना चाहिए कि कब मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी और कब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। फॉर्मूले पे चलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है ½ k² - x²। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब x बराबर 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, ½ k² सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ kx²। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब, जब x बराबर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्मूले के हिसाब से तो 0 आ रही, लेकिन 0 तो उस टाइम पे नहीं होगी, है ना। ये बहुत बड़ा लोचा है यहाँ कि 0 से ऐसा नहीं है कि 0 होगी उस टाइम पे, कुछ परसेंटेज में उस टाइम अगर पोजीशन में आ रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम कहाँ होती है, तो इसको अपन बोलेंगे मिनिमम होगी मेन पोजीशन पर, और मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इतना क्लियर है। तो वापस आ जाओ इस पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला ½ ka²। सभी की वैल्यू दी हुई है, निकाल लो। 1/2, k की वैल्यू है 4 × 10⁶, a की वैल्यू दी है 0.01 इंटू में 0.01, 4, तो 4 मतलब 10⁻², ये गया तो 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻², मतलब 200 जूल आया हमने दोस्त। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकली कितनी, 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकली 200 जूल, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी वहीं पर मैक्सिमम थी तो जितना बचा टोटल एनर्जी का वो क्या, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो निकाल लो, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी दिया हुआ है कितना, 250, बराबर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 200, निकाले हैं, दी हुई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा 50 जूल। मतलब मेन पोजीशन पर 0 नहीं होगी, मेन पोजीशन पर कुछ ना कुछ निकलेगी, है ना। तो ऐसा हर बार नहीं होता है कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0। ये बोल सकते हैं अपन कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब 0 नहीं होती। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। एसेंशियल रीजन आना बंद हो गए, नहीं तो इस तरीके से पढ़ा जाता था एम्स के लिए, मैंने पढ़ा है ना। थ्योरीटिकल पार्ट जब पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बहुत हैं, बाकी तुम करते रहना, अनुपात ही आते हैं ज़्यादातर, और वही अपन ने जो पढ़ चुके हैं कि टाइम पे कहाँ पोजीशन थी और उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आगे अपन पढ़ने वाले हैं क्या, सेकेंडरी पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सॉरी सेकेंडरी पेंडुलम बोल दिया, जो अपन छोटा सा है बाद में पढ़ लेंगे। सिंपल पेंडुलम पहले समझो। सिंपल पेंडुलम ऐसा कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल द्रव्यमान ले लो, वेट ले लो, और उसको एक ऐसी रस्सी में बांध दो जो कि मासलेस हो। अपने सिलेबस में मासलेस ही, स्प्रिंग है मासलेस है, रस्सी लो मासलेस है, द्रव्यमान है ही नहीं, होता है लेकिन लेते ही नहीं, अपने सिलेबस में है ही नहीं, नीट के सिलेबस में, जेईई मेंस के सिलेबस में आता है ना। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम ऐसे समझ लो, क्या करना है इसमें, कोई भी एक दृढ़ आधार लो, दृढ़ सेलिंग, है ना, कोई कड़क बिल्कुल, उससे एक अवितान्य बिल्कुल लचीली होनी चाहिए, और ऐसे पन्ने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लटका है और पन्ने के बड़ी होगी। एक पार्टिकल सॉलिड बांध दो, इसका द्रव्यमान m है। रस्सी जो है मासलेस से द्रव्यमान नहीं है, ये जो पार्टिकल है इसका द्रव्यमान m है। अब ये SHM मूवमेंट करेगा, बहुत 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 ही छोटा एंगल बनाएगा, अपन पहले बात कर चुके हैं, इसको बस छोड़ना है, हिलाना विलाना नहीं। तो ये क्या करेगा, अब मैं इसका बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन ये मूवमेंट बहुत छोटी करता है, इधर जाएगा फिर इधर भी जाएगा,
इसे दोनों साइड ये जाते जाएगा, यहाँ पे आ गया। ये बहुत छोटी मूवमेंट करता है, यहाँ पे एंगल बनेगा क्या, सीधे मीन पोजीशन से थीटा। तो एक्चुअल में ये कैसी मूवमेंट कर रहा है, एंगुलर मूवमेंट, कोणीय विस्थापन कर रहा है, लेकिन इसको अपन कोणीय नहीं मानते हैं क्योंकि ये इतना छोटे लेवल पे होता है कि ये जो जब अपन देखते हैं तो इसी सीधी लाइन ही बनती है, इसलिए अपन इसको क्या नहीं मानते हैं, एंगुलर मूवमेंट नहीं मानते, एंगुलर एसएचएम नहीं मानते, इसको अपन लीनियर एसएचएम ही मानते हैं। कभी पूछ ले कि सिंपल पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो किस टाइप की है, तो वो है किस टाइप की, एंगुलर टाइप की नहीं मानेंगे, एंगुलर एसएचएम नहीं है, एंगुलर मूवमेंट है लेकिन एसएचएम क्या है यहाँ पे, लीनियर एसएचएम। तो ऐसा कभी पूछ ले तो यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट तो है, ये पॉइंट गलत नहीं है, एंगुलर मूवमेंट है लेकिन एंगुलर एसएचएम नहीं है। एसएचएम कौन सा टाइप का है, लीनियर, लीनियर एसएचएम है, ठीक है, ऐसा कभी पूछ ले तो, है ना, बाय चांस। अब ये रस्सी यहाँ पे आ चुकी है, अब अपन इसको डेस नहीं बनाते हुए एक साइड अपन बना लेते हैं सॉलिड। तो अब इस रस्सी से कोई चीज़ लटकी है तो इसमें क्या लगेगा, टेंशन, भारी टेंशन आता है रस्सी को बेचारी को, तो ये टेंशन लगेगा दूर की तरफ, टेंशन चाहिए नहीं अपने को, यहाँ पे बंदर बन के बैठ जाओ, इससे दूर की तरफ जाता है हमेशा टेंशन, तो जो भी वहाँ बैठेगा उस पर टेंशन कहाँ जाएगा, दूर की तरफ। उसका जो वेट है, बॉडी वेट है, वो कहाँ लगेगा, नीचे, और वो फोर्स के साथ mg, ये कोई मतलब नहीं बिठा रहा, mg लगेगा। लेकिन यहाँ पे एंगल बना है कुछ इतना बना है थीटा, इधर लगेगा क्या, mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा, इधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ कितना लगेगा, mg sin थीटा, दिख रहा होगा। अब जब यहाँ पार्टिकल जाएगा तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, तो एक फोर्स भी अप्लाई होगा, एफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। अब क्या करना है, इस पूरे सेटअप को देखना है। अब ये जो मीन पोजीशन है इससे वो कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, तो इस मीन पोजीशन से यहाँ तक की विस्थापन को अपन क्या बोलेंगे, y से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ चुके हैं, है ना, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। सेकंड, सिंपल पेंडुलम है, रस्सी से बांध दिए हैं, मासलेस है, उसका मास कितना है, जो पार्टिकल बांधे हैं, m द्रव्यमान है, सॉलिड है, और छोड़ दिए हैं, तृणाधार से बांध के छोड़ दिया गया है। छोड़ने के बाद हल्का 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 ऐसे क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा। अब मूवमेंट करेगा तो वो एक एंगल बनाएगा मीन पोजीशन से, है ना, एंगल बनाएगा तो उसका जो अब बॉडी वेट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, mg cos थीटा और मीन पोजीशन की तरफ mg sin थीटा। जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा अपन उसको क्या ले रहे हैं, y ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, निकालेंगे कैसे, फोर्स बराबर माइनस उल्टी साइड लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, अपन पहले बात कर चुके हैं, mg sin थीटा लगेगा। एक फोर्स ये हो गया, इस फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ky, इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। तो इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, तो mg sin थीटा बराबर ky। अब निकालना क्या है, निकालना ये है साइन थीटा, यहाँ पे अपने को गच्चा दे रहा है। अब साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो अपन ने किसी न किसी लंबाई को तो लिए होंगे, इसमें किसी न किसी लंबाई की रस्सी तो लिए होंगे, अपन यहाँ पे मान लेते हैं L लंबाई की रस्सी है। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि लंबाई कहाँ तक लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो रस्सी की लंबाई नहीं होती एक्चुअल में, वो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास तक की लंबाई होती है। यहाँ तक कि अपने को इसके सेंटर ऑफ मास तक की लंबाई लेनी रहती है, क्योंकि अगर पार्टिकल बड़ा हुआ तो उसका सेंटर ऑफ मास और नीचे खिसकेगा, तो उसमें लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। अभी उसकी बात नहीं करते हैं, अपन ने लेंथ ले लिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y है, तो अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, L बटे वाई, mg इंटू में क्या आ जाएगा, L बटे वाई बराबर क्या आ चुका है यहाँ पे, ky, इतना हो चुका है। अब क्या करना है अपने को निकालना है यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर ऊपर आएगा तो परपेंडिकुलर y बाय एल होगा, है ना, परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे देखो थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आएगा, y बाय एल आएगा। तो अपने को y बाय एल लिखना था, वहाँ पे y से y गया, क्या बचा अपने पास, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी आई, mg बाय एल आ चुकी है ना, ये तो अपने पास k की वैल्यू हो गई, ठीक है।
अब अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने पास के की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, याद करो स्प्रिंग को उससे निकाले थे, स्प्रिंग के उससे निकाले थे तो कितना निकला था, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर निकला था। अपने को यहाँ पे के की वैल्यू इसमें रखनी है, तो के की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, एम एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, फटाफट फॉर्मूला बना लेते हैं, एम जी बाय एल बनेगा, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, जी बटे एल। एम ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई बाई टी, इस पूरे का स्क्वायर आएगा, इधर आएगा जी बाय एल। फाइनल सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी बराबर आ जाएगा 2 पाई, रूट के अंदर आएगा एल बाय जी। ये होता है सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल। अगर स्प्रिंग के से अपन कंपेयर करके देखें तो स्प्रिंग के लिए क्या होता है, 2 पाई बाय रूट में एम बाय के, है ना। मतलब स्प्रिंग अगर हार्ड है तो आवर्तकाल क्या होगा, कम। अगर स्प्रिंग में अपन भारी वस्तु बांध दें तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा, बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर वापस आएगी, स्प्रिंग से दूर पास ज़्यादा होगी अगर भारी है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये किसके लिए है, सिंपल पेंडुलम के लिए है, और ये किसके लिए है, ये स्प्रिंग पेंडुलम के लिए। अपन ने स्प्रिंग के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, स्प्रिंग को और पढ़ना है, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। अभी अपन सिर्फ सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम में क्या बनता है, एक ही फॉर्मूला बनता है, टी बराबर 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी। अब इसके 10-12 पॉइंट हैं सिर्फ इसी एक फॉर्मूले के ऊपर, और वो इम्पोर्टेंट हैं। सारे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस तुमको याद करने हैं, वो याद होंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सिंपल पेंडुलम जहाँ पे भी आ जाए फॉर्मूला क्या है, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बाय जी, खत्म। ये वाला ये आता कैसे है, तो ये बैलेंस बनते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स और mg sin थीटा, तो आता है ये पूरे इससे आता है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये कैसे आया ये तो तुम भूल भाल जाना। फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। टी बराबर 2 पाई रूट में एल बाई जी। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे, चांद पे ले जाओ, कोई झूले में खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, लिफ्ट में ले गए, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, कहीं पर ट्रक में रख दिए, तो ये सारे एप्लीकेशन अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब एप्लीकेशन बोल सकते हो कि उस किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा आवर्तकाल के ऊपर, है ना, टाइम पीरियड के ऊपर किस तरीके से चीज़ें इफेक्ट करेंगी। चीज़ें बदल दो तो क्या हो जाएगा, बेचारा शोषण होते जाएगा उसका, कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट अच्छे से समझ लेना, सबसे पहला पॉइंट है आवर्तकाल टाइम पीरियड द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या। द्रव्यमान तो खचाखच कट चुका था, मतलब इस फॉर्मूले में द्रव्यमान जो भी पार्टिकल अपन ने लिए हैं उसका वेट आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा है। मतलब तुम समान द्रव्यमान का एक सॉलिड ले लो और एक खोखला ले लो, है ना, होलो और सॉलिड दोनों अगर लोगे तो उसका साइज सेम होना चाहिए, है ना, साइज पे डिपेंड करता है। तो सरल लोलक जो भी सिंपल पेंडुलम है अपने पास, वो द्रव्यमान पे निर्भर करता नहीं है। अगर से समान आकार के अपन सेम 2 गोले ले लें तो उनका आवर्तकाल क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब जो आवर्तकाल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आकार के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। पहला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट आते हैं, है ना, चार ऑप्शन रहेंगे उसमें, कोई सा गलत कोई सा सही होगा। द्रव्यमान वगैरह चेंज करने पे होगा तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, आकार चेंज नहीं करना है ना, तो आकार पे डिपेंड करता है लेकिन द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड, टी जो है वो समानुपाती होता है रूट एल के, लेकिन यहाँ पे जो एल है वो एक इफेक्टिव लंबाई है ना। जब भी अपन एल लेंगे वो क्या लेंगे, एक इफेक्टिव लंबाई लेंगे। इफेक्टिव लंबाई मतलब कैसे, कोई भी इस तरीके से लोलक है, इस तरीके से एक और लोलक है, समान लंबाई का है ना, समान लंबाई यहाँ तक है, ये लंबाई समान हो गई, लेकिन इसका जो गोले का साइज है ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब इसका जो सेंटर है वो तो यहाँ तक आएगा, इसका सेंटर अपन बनाएंगे इस तरीके से, इसका जो सेंटर है वो तो यहाँ तक आएगा, लेकिन इसका जो सेंटर है वो तो यहाँ तक आएगा। मतलब इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, इनक्रीज हो गई। तो हमेशा ये जो इफेक्टिव लंबाई लेते हैं अपन कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास तक जो भी पार्टिकल है। तो पार्टिकल का साइज बड़ा, इफेक्टिव लंबाई बड़ी, इफेक्टिव लंबाई बड़ी, मतलब क्या हो जाएगा,
आवर्तकाल बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पे t समानुपाती है √L, इसका जो ग्राफ बनता है वो अगर अपन L के साथ बना है और इधर t है तो इस तरीके से बनेगा। अगर इफेक्टिव लंबाई बढ़ रही है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जिसका भी स्क्वायर उसके ऊपर इस तरीके से कटोरा। तो आवर्तकाल लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, इफेक्टिव लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। इफेक्टिव लंबाई कैसे, अगर साइज बढ़ रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, इसलिए उसकी इफेक्टिव लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इसमें L है, इसमें L डैश है, तो L डैश वाले का T डैश क्या होगा, ज़्यादा होगा T से। सिंपल है, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशंस अपन देखते आए, जैसे अपन झूला झूलते हैं तो झूला झूलते टाइम बैठे रहते हैं बिल्कुल इस तरीके से, बैठे बैठे अगर झूला झूल रहे हैं उस टाइम पे झूला अगर स्लो होता है तो अपन खड़े होकर झूले को स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब अपन झूले पे इस तरीके से बैठे होते हैं, मान लो ये झूला है तो इसमें जब अपन इस तरीके से यहाँ पे नीचे बैठे होते हैं तो अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, नीचे होता है। तो उस टाइम पर लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा। अगर तुम यहाँ पे बैठे हो तो लेंथ क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है ना, L मान लो। फिर तुम खड़े हो गए, यहाँ तक हो गए, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर हो गया, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो थोड़ी सी क्या है, पहले से कम है, L डैश है। तो ये L डैश घट चुकी है, मतलब लंबाई घटी, आवर्तकाल घटा, तो झूला फास्ट हो गया ना, है ना। मतलब L डैश यहाँ पे क्या है, कम है, L डैश कम है और L ज़्यादा है, तो T डैश क्या होगा, कम हो जाएगा T से। खड़े होने पर लेंथ अपनी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफेक्टिव लंबाई कम मतलब आवर्तकाल घटा, टाइम, एक राउंड मारने का टाइम घट गया ना, तो एक राउंड मारने का टाइम घटा मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब झूला बार 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 स्पीड से चलने लगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। ये अपने पास हुआ क्या, सेकेंड पॉइंट, है ना। इसी तरीके से इसी के अंदर कुछ एप्लीकेशन, ये तो अपने पास झूला वाला हो गया, मतलब झूले में खड़ा होने पर क्या होता है, आवर्तकाल घटता है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर तुम खड़े हुए तो आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो इफेक्टिव लंबाई घटने की। सेकेंड है, अगर अपन किसी रस्सी से क्या करें, झूले में तो अपने को समझ में आ गया, है ना। सेकेंड, अपन किसी भी रस्सी में कोई भी खोखला गोला भर दें और उसके अंदर वाटर भर दें, है ना, वाटर भर दें और इसके अंदर एक नीचे से एक छेद कर दें, तो ये पानी तो निकलेगा। तो निकलने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका आवर्तकाल बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इसका पानी आएगा नीचे, पानी आएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे, पानी के साथ नीचे आएगा स्टार्टिंग में, और जब आधा हो जाएगा, जब ये वापस जाने लगेगा कहाँ पे, सेंटर की तरफ, तो स्टार्टिंग में ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना, बोल सकते हैं क्या होता ही है, स्टार्टिंग में इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बाद में आफ्टर इसका क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा, और एंड में इसका जो टाइम पीरियड है वो वापस से स्टार्टिंग में जो था उसके बराबर हो जाएगा, मतलब T बराबर T वापस हो जाएगा। इसको थ्योरी में कैसे लिखूँ, इसलिए ऐसे ही समझ लो, कैसे कि गोला भर दिए अपन ने पानी से, स्टार्टिंग में इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा, फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घटेगा, और बाद में वापस बराबर हो जाएगा। क्या हार्न बजाते हैं यार ये लोग, रात में भी गाड़ियाँ आ रही क्या। तो टाइम पीरियड क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बराबर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, है ना, सेंटर ऑफ मास पर निर्भर कर रहा है लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा। तो बाद में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है तो साइज तो उस गोले का वापस से वैसे के वैसे ही हो जाना है, तो इफेक्टिव लंबाई वैसे ही हो जाएगी, तो वापस से वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास सेकेंड पॉइंट में कुछ एप्लीकेशन थे, झूले वाला और गोले के अंदर पानी भरने वाला। अगला देखते हैं अपन। अब अपन क्या करें, इस पूरे जो है अपने पास पेंडुलम वाला, सिंपल पेंडुलम, उसको उठा के कहाँ ले जाएं, उसको उठा के अपन पोल पे ले जाएं, इक्वेटोरियल पर ले जाएं, तो क्या अंतर आएगा। थर्ड है ना, T बराबर होता है 2 पाई बाय रूट में L बाय G, तो यहाँ पे T समानुपाती रूट में G होता है। तो पोल पर G क्या होता है, ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल पर G क्या होता है, कम होता है। ये अपन ने ग्रेविटेशन में पढ़े थे। तो पोल के ऊपर यहाँ पे आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे G का मान कम तो T का मान ज़्यादा, T का मान कम तो G का मान ज़्यादा। सिंपल है, उस चैप्टर में जाके देख लेना। तो ये अपने पास थर्ड पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, बोर्ड छोटा है इसलिए अपन छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हैं। फोर्थ नंबर पे अगला आता है कि अपन इस पूरे सिंपल पेंडुलम को उठा के चांद पे ले जाएं, तो इसका आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि T समानुपाती 1 बाय रूट G होता है, और अर्ध पर
जो अपने पास अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल जो होता है वो चांद का 1/6 गुना होता है। मतलब चांद पर ग्रेविटेशन क्या होता है, कम होता है। एक कदम रखो 6 गुना कदम रखाएंगे पृथ्वी की तुलना में। ऐसा फालतू की बातें हैं। तो यहाँ पे जब g की वैल्यू अपने पास घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। मतलब g के समानुपाती है ना 1/√g के। तो चांद पे जाने पे कितना हो जाएगा, तो √6 गुना हो जाएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ का जो होगा वो √6 गुना हो जाएगा किसका, मून का। तो ऐसा t बराबर मून, अर्थ यहाँ पे आ जाएगा अर्थ और यहाँ पे आ जाएगा, नहीं इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे अगर अनुपात बनाए तो अर्थ बटे क्या आ जाएगा, मून बराबर रूट में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या, मून बटे में क्या आ जाएगा, अर्थ। अर्थ बराबर 6 रख सकते हैं तो इसलिए अपन 6g रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा कि TM मून बराबर क्या हो जाएगा, √6 गुना हो जाएगा किसका, अर्थ का। मतलब अर्थ से ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा किस पे, मून पर। पेंडुलम लेके गए, यहाँ पे अगर मान लो 2 सेकेंड में जा रहा है तो वहाँ पे √6 गुना हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन क्या है, कम है। तो ये अपने पास थर्ड पॉइंट था। ऐसे याद रख लेना बस तुम तो कि मून पर ग्रेविटेशन कम होता है अर्थ की तुलना में, तो वहाँ पे मून पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, का ज़्यादा हो जाएगा अर्थ की तुलना। अगला पॉइंट रिफरेंस फ्रेम में देखें अपन। रिफरेंस फ्रेम बोले तो हिंदी में हमारे हिंदी के विद्यार्थी रिफरेंस फ्रेम बोले तो अपने पास निर्देश तंत्र मैंने समझाया था, एक बार फिर बता देता हूँ। रिफरेंस फ्रेम क्या, रिफरेंस फ्रेम मतलब अपन नॉर्मली अर्थ सरफेस पे चल रहे हैं, तो अर्थ के जो भी अपन सरफेस पे चल रहे हैं तो अर्थ को अपन एक स्टेबल मान लेते हैं। तो हम एक ऐसी सरफेस पे चल रहे हैं जो स्टेबल है। लेकिन अगर हम कहाँ चले जाएं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में चले जाएं जो मूवमेंट कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, अगर मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे तो हमारा जो अब मूवमेंट होगा वो उसके रिस्पेक्ट में होगा, और वो तो अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो वहाँ पे 2 ऐसे कंडीशन हो गई, एक तो अर्थ भी है वहाँ पे और एक अपन मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो हम जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट करेंगे, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिफ्ट है ना, लिफ्ट है और लिफ्ट में हम पेंडुलम लगा दें, लिफ्ट में हम पेंडुलम लगा दें तो पेंडुलम क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और ये लिफ्ट भी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, अर्थ के ऊपर मूवमेंट कर रही है। अब पेंडुलम अर्थ के साथ थोड़ी ना मूवमेंट कर रहा है, अर्थ के साथ थोड़ी ना कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है, वो तो लिफ्ट के साथ कर रहा है ना। तो अपन अब इसकी जो भी मूवमेंट निकालेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब अपन रेफरेंस में देखेंगे फ्रेम में तो 2 रेफरेंस फ्रेम बन सकती है, या तो अपन लिफ्ट में लेके चले जाएं या फिर अपन ट्रक में रख दें, ट्रक, ठीक है। इसको भी अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वहां पे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो T बनेगा 2π√L/g इफेक्टिव। मतलब अपने को यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लेते हैं वो क्या लेंगे अपन, जी इफेक्टिव लेते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम के अंदर जी इफेक्टिव क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, लिफ्ट जब v बराबर कांस्टेंट से चल रही है लिफ्ट तो जी क्या लगेगा, जी इफेक्टिव जी लगेगा। वैसे ट्रक में है जब v बराबर कांस्टेंट से चल रहा है ट्रक तो जी इफेक्टिव क्या लगेगा, जी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि v कांस्टेंट का एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं होता है। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो जी इफेक्टिव क्या लगेगा, जी लगेगा। यहाँ पे अपन जी इफेक्टिव निकाल रहे हैं, है ना। सेकंड पॉइंट लिफ्ट के अंदर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जब ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाए, तो जब ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगी तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, इसलिए जी प्लस ए आएगा। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा, क्योंकि जी इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थर्ड क्या है अपने पास, जब ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगी लिफ्ट तो जी इफेक्टिव क्या निकलता है, उस टाइम पे मैकेनिक्स में पढ़े थे, जी माइनस ए। मतलब यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव अगर घट रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बस याद रखना है। जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। अगर घट रहा है तो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा जी इफेक्टिव, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर क्या होगा, जी इफेक्टिव घटेगा। इतना सिंपल सा याद रखना। अगर अपन ट्रक की बात करें तो या तो वो v कांस्टेंट से चल सकता है या v चेंज एक्सीलरेशन से चल सकता है। तो ए एक्सीलरेशन से चलेगा, मान लो ये ट्रक है अपने पास, है ना।
ये ट्रक है अपने पास, इसमें अपन ने यहाँ पे पेंडुलम बांध दिए, तो पेंडुलम में नीचे की तरफ क्या लगेगा जी, और इधर पीछे की तरफ लगेगा क्या सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स ए ही लगेगा। तो यहाँ पे ए और इन दोनों का क्या निकलेगा, नेट निकलेगा। कितना निकलेगा वो, अरे मच्छर, जी इफेक्टिव कितना निकलेगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये निकलेगा रूट के अंदर। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी बराबर √2π, रूट के अंदर एल बटे में रूट आएगा, कितना आएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जी इफेक्टिव देखने के लिए। तो तुम्हें ये सब फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रखने हैं, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या होता है। तो रेफरेंस फ्रेम या तो लिफ्ट हो सकती है, एक ही पेन से लिख रहा हूँ यार, या तो लिफ्ट हो सकती है या ट्रक हो सकता है। तो लिफ्ट है तो जी इफेक्टिव वी कांस्टेंट पे क्या होता है, जी होता है, जब ऊपर जाती है तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा, आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। जब एक्सलेशन से नीचे आएगी तो जी इफेक्टिव घटता है, तो आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। वैसे अगर अपन ट्रक की बात करें तो वी कांस्टेंट चल रहा है, तो वही जब भी वी कांस्टेंट हो जी इफेक्टिव जी लगेगा, याद रखना। जब भी अपने पास ट्रक एक्सलेशन से चल रहा है तो इसका जो इफेक्टिव निकलेगा 90 डिग्री पे, वो कितना निकलेगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, रूट। मतलब कि ट्रक जब एक्सलेरेट करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट होते जा रहे हैं ना, ये रेफरेंस वाले। अब अगर फ्री फॉल मोशन हो जाए, फ्री फॉल मोशन मतलब क्या, जी क्या हो जाए, 0। फ्री फॉल मोशन में तो जी लगता ही नहीं है, तो उस टाइम पर टी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक दूसरे के उल्टे है ना, एक 0 हो रहा तो दूसरा इनफाइनाइट हो रहा है, एक इनफाइनाइट होगा तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो अगर फ्री फॉल मोशन हो रहा है ना, लिफ्ट छोड़ दी जाए या ट्रक को ऊपर से उठा छोड़ दिया जाए, या ट्रक फ्री तो जाएगा ही, तो वो तो भूल जाओ। तो लिफ्ट को अपन छोड़ दिया जाए तो जी बराबर 0 लगेगा, उस टाइम पर टी इनफाइनाइट हो जाएगा। टी इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो, लोलक रुक जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा कि लोलक रुक जाएगा। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑसिलेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि टी इनफाइनाइट हो गया, क्या ही इंसान निकालेगा, टी इनफाइनाइट होता है क्या, कुछ नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट थे। सबसे पहले साइज के ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर, मास पर निर्भर नहीं करता। एल इफेक्टिव होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से, ये ग्राफ बन जाता है। फिर अपन ने देखे कि जी पोल पर इक्वेटोरियल पर किस तरीके से अंतर आता है। और एक अपन ने अगला देखे मून के ऊपर टाइम पीरियड घट जाएगा। रेफरेंस फ्रेम में अगर लेते हैं तो रेफरेंस फ्रेम में क्या हो जाएगा, टी बराबर 2π। इस तरीके से जी इफेक्टिव देखना पड़ेगा, तो या तो लिफ्ट में देख लो या ट्रक में देख लो। इफेक्टिव 3 तरीके से देख सकते हैं। 4th नंबर का जी 0 है। ट्रक में भी अपन वी कांस्टेंट देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रक अगर एक्सीलरेट करेगा तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे यार, तो ऐसे कब तक बनाएं, लिख लेना। गर्मी बहुत है यार रात में भी। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या, रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया। अब अपन क्या करें, आवेश दे दो, चार्ज दे दो, किसको, वो SHM वाले पार्टिकल। ये मैं मिटा रहा हूं। कितने पॉइंट हुए थे मुझे याद नहीं है, डाल लेते हैं, शायद 5 हुए थे। छठवा क्या है, जब चार्ज दे दिया जाए, तो किसको चार्ज दोगे तुम, उस SHM पार्टिकल को दोगे ना। उस SHM पार्टिकल को जब अपन चार्ज दे दें और उसके ऊपर अप्लाई कर दो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेचारे को चार्ज भी दे रहे हैं और उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर या नीचे, अपन चार्ज दे रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से दे देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। मेरे को पॉजिटिव रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अपन पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ठीक है। कैसे दे देंगे, 2 कंडीशन बनी। ये इस तरीके से रस्सी से बांधा है, ये इसको अपन ने चार्ज दे दिए +Q। 2 कंडीशन बना रहे हैं। सेकेंड है अपने पास इस तरीके से, फिर से है, इसको अपन चार्ज दे रहे हैं +Q। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगा रहा हूँ, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। दोनों की जगह पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, तो नीचे की तरफ ही क्या लगेगा, E भी लगेगा। E बराबर E क्या, तो E बराबर होगा फोर्स, तो Fe लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब यहाँ की जब बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऊपर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो एफ ई पॉजिटिव है, नेगेटिव में उसके अपोजिट लगता है ना, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव का एग्जांपल दे रहा हूँ। नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा। इसका एक्सेलरेशन कहाँ निकलेगा, तो एफ ई बराबर क्यू ई होगा। यहाँ पे भी एफ ई बराबर क्या होगा, क्यू ई होगा। तो जब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे टी बराबर 2 पाई रूट में एल बाई जी, इफेक्टिव ही लेना है यहाँ पे दोस्त। तो इफेक्टिव जब लेंगे वापस से अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स में एक एक्सेलरेशन निकलता है ए बराबर क्यू ई बाय एम। तो यहाँ पे भी अपने को वही लेना है। तो ये सिंपल कंडीशन वैसे ही है। ऐसा समझो कि यहाँ पे लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। एटम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ आ रही है मतलब लिफ्ट में जी माइनस ए आता है। तो इस कंडीशन में जी इफेक्टिव कितना आएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बाय जी माइनस अब ए रखेंगे, तो ए कितना लिखेंगे, क्यू ई बाय एम। ये होता है, ये मैंने पढ़ाया भी था, क्यू ई बाय एम। यहाँ पे अगर अपन आवर्तकाल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई रूट में जी एल बाय जी इफेक्टिव कितना लेंगे। अब लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है, जब भी ऐसा याद रख लेना कि जब भी एटम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, सपोर्ट में जा रहा है, तो ऊपर जी इफेक्टिव पॉजिटिव है, तो ए की जगह पे क्यू ई बाय एम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जी प्लस क्यू ई बाय एम। और बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं। ये चार्ज जब अपन दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल होता तो ये अब अपोजिट जाता, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आता, तो यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देना, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देना, कुछ अंतर है नहीं। अब अगला कितने पॉइंट हो गए, 6। सातवां पॉइंट है अपन इस पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबो दें, दवा नहीं दें, डुबो दें। इसका वॉल्यूम v है, इसका अपन सिग्मा ले रहे हैं, है ना, किसी लिक्विड के अंदर इसके अपन दबा दें। इस लिक्विड का घनत्व है रो, वॉल्यूम है v, इस गोलक का कितना है, सिग्मा, और है v। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ये होता है t बराबर 2 पाई रूट में l बाय जी कोष्टक में 1 माइनस रो बटे सिग्मा। यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। अरे यार ये कुत्ता भौंकने लग गया यार, बहुत परेशान करता है, इतनी वीडियो खराब करा है इसने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर अपन किसी पेंडुलम को, रो घनत्व वाले पेंडुलम को लिक्विड में दबा दें, डुबो दें, तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी आवाज़ में ध्यान मत देना। 8वें नंबर पे सबसे लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट पढ़ा दिए मैंने, है ना। पहला साइज का, लेंथ का, पोल पर, इक्वेटोरियल पर, और फिर उसके बाद मून पे ले जाने वाला, फिर रेफरेंस फ्रेम वाला, और ये अपने पास अगला था चार्ज वाला, 7 नंबर का डुबोने वाला लिक्विड में। और लास्ट पढ़ने अपन जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम लेते हैं, जो अपने पास सिंपल पेंडुलम है, उसमें जो लेंथ है वो बहुत 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 कम होती है, किसकी, अर्थ रेडियस की। जितनी भी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत 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 कम लेते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, है ना। अगर अपन क्या करें, इसको नगण्य ना माने, मतलब r को लगभग l के बराबर ही माने, तो उस कंडीशन में अपन l के साथ में r का यूज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो पृथ्वी इफेक्ट करेगी पृथ्वी की त्रिज्या उसको, है ना। ये अपन टनल को बाद में पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंदर टनल बनाने वाला। तो यहाँ पे जब अपन इसको अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ में नहीं आता है। फिर फॉर्मूला यूज़ में क्या आएगा, फॉर्मूला बनेगा 1y, ये बनेगा बड़ा सा फॉर्मूला, 1 बाय, याद रखना 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर, और इनटू में क्या जाएगा, जी तो नीचे ही आएगा हमेशा, ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि जी ऊपर जाएगा। तो 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर, और यहाँ पे क्या जाएगा, जी आ जाएगा। तो टी बराबर 2 पाई रूट में। अब यहाँ पे नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही कि घट रही है, घट रही है ना। ये पूरी वैल्यू क्या है, घट रही है। यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, तो अपन इसकी बात नहीं कर रहे। अगर ये वैल्यू घटी है तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वो कैसे ज़्यादा होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये तो पढ़ लिए तुमने। मान लो ये वाला फॉर्मूला है कि L जो है वो बहुत 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 ज़्यादा है, किससे, R से।
मतलब हमने पृथ्वी के एक साइड से इधर डाले और उस साइड निकाल दी आर पार, मतलब रेडियस का दुगना कर डाले किसको, लंबाई को। वैसे पॉसिबल है नहीं, तो इस कंडीशन में अपन एल को बहुत ज़्यादा है, अनंत है, ऐसा बोल सकते हैं। एल बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये जो हो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, ये पूरी वैल्यू गायब हो गई। तो जी बटे आर हो गया, तो आर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस टाइम पे टी बराबर 2 पाई रूट में क्या बचेगा, आर बाय जी। अब अपने पास आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर के बराबर क्या होता है, 6400 किलोमीटर। ये सब वैल्यू रखेंगे तो अपने पास एक फिक्स मान निकल के आएगा, टी बराबर 84.6 मिनट, या इसी को अपन बोलते हैं 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा लगभग। तो अगर अपन अनंत लंबाई की डोरी से किसी एसएचएम पार्टिकल को बांध दें और उसको एसएचएम कराएं तो वो कितना टाइम लेगा, 84.6 कंप्लीट साइकिल। इधर गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, इतना में कितना टाइम लगेगा, वो 84.6 मिनट। अब मैंने स्टार्टिंग में गलती से बोल दिया था सेकेंडरी पेंडुलम। तो सेकेंडरी पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसा पेंडुलम जिसमें टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड के 4 भाग करो, 0.5 सेकेंड इधर जाएगा, 0.5 सेकेंड में वापस आएगा, मतलब 1 सेकेंड में एक साइड, दूसरे सेकेंड में दूसरे साइड। तो अपने पास सेकेंडरी पेंडुलम का क्या होता है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड पूरी साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब 1/4 सेकेंड में, 1/8 0.25 सेकेंड में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, जब सेकेंडरी पेंडुलम बोल दे तो उसका टाइम पीरियड कितना लेना है, 2 सेकेंड। ठीक है, इतना ये खत्म हुआ अपना क्या सिंपल पेंडुलम। और सेकेंडरी पेंडुलम में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये अपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, गर्मी बहुत है यार, रात में भी 11:30 बजे रात को भी इतनी गर्मी है। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम भी ख़त्म हो चुका है। फटाफट मैं वीडियो दे दूँगा, कल भी बना दूँगा, ये तो अपलोड कल ही होगी, तो जिस दिन ये अपलोड होगी उसी दिन ये भी बना दूंगा मैं। फटाफट एसएचएम भी खत्म कर दूंगा, फिर अपन मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे। ठीक है, इसके आगे का अपन आगे कंटिन्यू करेंगे यार, बहुत गर्मी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।